आप जो भी निवेश विकल्प को निवेश के लिए चुनते हैं, बेहद जरूरी है कि आप उस निवेश विकल्प के हर पहलू को, चाहे रिस्क हो, रिटर्न हो या मुनाफे पर लगने वाला टैक्स हो, हर लिहाज से उसे समझें और अपने लक्ष्य के मुताबिक आकलन करके निवेश की रणनीति बनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। आज शो में निवेश को लेकर इसी तरह की बारीकियां आपको बताएंगे और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं शो की। बताते हैं आपको क्या है आज ऑन द शो। मनी मंत्र बताएगा म्यूचुअल फंड में अल्फा का फंडा, कैसे होती है इक्विटी में अल्फा से कमाई, बीटा से कैसे पता चलती है इक्विटी की वॉलेटिलिटी। बाजार में एक साल के लिए निवेश करना कितना बड़ा रिस्क होगा आपके पैसों के साथ, समझिए बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश का फायदा आज मनी मंत्रा पर। और आप हमें लाइव देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर। अपने सवाल भेजिए कमेंट बॉक्स में, हम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब लाइव। तो चलिए शो की शुरुआत करेंगे। मिलाते हैं आपको हमारे आज के मेहमान से। आज हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर क्षितिज महाजन जुड़ गए हैं। क्षितिज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा में। और आज हम थोड़े टेक्निकल लेकिन बहुत ही आम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अल्फा का अक्सर जिक्र आता है और म्यूचुअल फंड में आपकी कमाई का एक ये पैमाना है। इससे ये पता चलता है कि आपको अपनी स्कीम से कैसे रिटर्न मिल रहा है। ये बताता है कि आपका निवेश फायदे में है या नुकसान में है। आइए यहाँ निवेश के इस अहम वेरिएबल के बारे में हम जानते हैं। क्षितिज, तो अल्फा, अक्सर हमने देखा है कि फंड मैनेजर्स या जब भी निवेश को लेकर कोई चर्चा होती है तो इस बात का बहुत जिक्र होता है। आसान भाषा में मुझे समझाएं कि अल्फा का मेरे इक्विटी निवेश से क्या नाता है। बहुत बहुत शुक्रिया और सीजन ग्रीटिंग आपको और सभी दर्शकों को। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एक बेंचमार्क के अगेंस्ट मार्क किया जाता है कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो इसके बराबर एक बेंचमार्क का क्या रिटर्न आया है और इस इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न आया है। मान लीजिए आपने अगर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसको बेंचमार्क किया जाता है निफ्टी के अगेंस्ट, निफ्टी 50 के अगेंस्ट। अगर आपने मान लीजिए मल्टी कैप किया है तो उसको निफ्टी 500 के अगेंस्ट, NSE 500 के अगेंस्ट किया जाता है। आपने लार्ज मिड कैप में किया है तो उसको निफ्टी 200 के अगेंस्ट किया जाता है। तो हर किसी का एक बेंचमार्क इंडाइस होता है और जब भी कोई इन्वेस्टमेंट एक तरह से माना जाए तो ये रिपोर्ट कार्ड के लिए है, हर फंड की परफॉर्मेंस के लिए है कि विज़ किसी किसी क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में ना करके बेंचमार्क में की होती तो क्या वो फायदेमंद होती, और अगर वो एक्टिव मैनेजमेंट में गया है, किसी फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्ट किया है तो उसका फायदा उससे मिला है नहीं मिला है, तो उस फायदे को अल्फा कहा जाता है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है उसने विज़ बेंचमार्क कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर लार्ज कैप फंड ने 20% रिटर्न दिया है एक साल में और निफ्टी ने अगर 18% रिटर्न दिया है तो उसका मतलब ये है कि 2% का अल्फा जनरेट किया है फंड मैनेजर ने अपनी इन्वेस्टमेंट में विज़ बेंचमार्क से, तो उसको अल्फा बोलते हैं। अगर लार्ज कैप ने 20% रिटर्न दिया है और इंडेक्स ने 22% रिटर्न दिया है तो कोई भी अल्फा जनरेट नहीं हुआ है, अंडर परफॉर्म किया है विज़ बेंचमार्क। सो जो भी आप एक्स्ट्रा रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट से जनरेट करते हैं विज़ बेंचमार्क, उसको अल्फा बोलते हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है जब आप कोई भी फंड की परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं। सो विज़ाविस एक फंड दूसरे फंड से क्या दे रहा है वो तो हर स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है, पर जिस बेंचमार्क के अगेंस्ट उसे मार्क किया हुआ है इंडाइस के अगेंस्ट, क्या उसे आउट परफॉर्मेंस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा फंड मैनेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको अल्फा बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव फंड्स में ही अल्फा का इस्तेमाल होता है। किस तरह से फंड मैनेजर अल्फा रिटर्न की जो कमाई की आप बात कर रहे हैं उसका असर हम पड़ते हुए देखते हैं हमारे पोर्टफोलियो पर। बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्टिव फंड में ही कविता अल्फा का इस्तेमाल होता है, पर पैसिव स्ट्रेटजीज में भी जहां जहां आपकी कुछ इक्वल वेटेड स्ट्रेटजीज हैं उसमें भी अल्फा का इस्तेमाल हो सकता है, बट 95% यस, एक्टिव फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को नापने के लिए ही अल्फा स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जाता है।
आम आदमी को अल्फा स्ट्रैटेजीज या इसका अपने फंड को इस्तेमाल करके ट्रैक करना हो तो वो किस तरह से टेक्निकलिटीज में जाके इसको समझ सकता है? क्या हमें पूरे फंड के पोर्टफोलियो को पहले समझना होगा, या किस तरह से फंड मैनेजर ने स्टॉक्स का चुनाव किया है, उनकी चाल कैसी है, इस पर आते कैसे हैं? हाउ डू वी कम डाउन ऑन दिस अल्फा आंकड़ा? आप किसी भी फंड, हर म्यूचुअल फंड हाउस हर फंड की मंथली फैक्ट शीट रिलीज करता है। आप उसमें से जो भी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका ट्रैक आप किसी भी पोर्टल पे या फैक्ट शीट में पिछले 5 साल का ट्रैक आप निकाल सकते हैं विज़ आपका जो बेंचमार्क है उसके ट्रैक के। तो अगेन मैं फिर लार्ज कैप फंड का ही एग्जांपल लूंगा कि निफ्टी का अगर मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1, 2, 3, 4, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और विज़ आपके फंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। एक साल बहुत छोटी अवधि रहेगी नापने के लिए इक्विटी में, बट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैक देखते हैं और देखते हैं कि आपके फंड ने आपके निफ्टी की परफॉर्मेंस को आपके फंड मैनेजर ने अच्छे से बीट किया है, मान लीजिए वो 1 या 2% से ही बीट किया, पर बीट किया है तो आपके फंड का अल्फा जनरेट हुआ है। तो इसके लिए इंडिविजुअल स्टॉक बास्केट पे जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख पाएंगे कि ज्यादातर फंड्स जो लार्ज कैप फंड आज की डेट में है, जो सेबी का मैंडेट भी है, 80% टॉप 100 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। और वहां पे ये कारण है कि ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती है निफ्टी की परफॉर्मेंस में और लार्ज कैप पोर्टफोलियोज में, बिकॉज वो इंडेक्स हगिंग ही रहते हैं। उस केस में अल्फा जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हैविंग सेड दैट, जो पिछले 1 साल की रैली रही है उसमें ये चीजें लागू नहीं होती है। बहुत बहुत डिफरेंट तरह की मार्केट्स रही है जहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, पर लॉन्ग टर्म में जैसे इक्विटी मार्केट इवॉल्व होगी और मैच्योर होगी, अल्फा जनरेट करना कविता मुश्किल होता जाएगा। चलिए, अल्फा के बाद दूसरी एक टर्म जो कि हम बहुत कॉमनली सुनते हैं क्षितिज, वो है बीटा। तो बीटा का मतलब क्या होता है और क्या इसे भी हमें बेंचमार्क की तुलना में देखना होता है, चाहे किसी शेयर की बात करें या फंड की बात करें? इंटरेस्टिंग बात है। बीटा जैसे अल्फा जो है वो आपका परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, बीटा जो है वो रिस्क के बारे में या वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है, वो वॉलेटिलिटी को नापता है। कहने का मतलब ये है कि कितना रिस्क लिया गया है किसी परफॉर्मेंस को निकालने के लिए। तो जैसे कि अल्फा हमेशा 0 से अबव अल्फा अच्छा माना जाता है कि आपने निफ्टी को आधा % या 1% या 2% से बीट किया है। 1 से नीचे का बीटा अच्छा माना जाता है। एक का मतलब है कि आपका रिस्क और पोर्टफोलियो का रिस्क और इंडेक्स का रिस्क बराबर है। इसका मतलब ये है जिस पोर्टफोलियो से आपका कंपैरिजन हो रहा है। बात इस बार करते हैं, चलो किसी मल्टी कैप फंड की बात करते हैं। तो मल्टी कैप फंड अक्रॉस लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो ज्यादातर का उसमें बेंचमार्क BSE 200 या फिर BSE 500 होता है या NSE 500 होता है। जब आप कंपेयर करते हैं कि हाँ किस तरह का रिस्क पोर्टफोलियो ले रहा है रिटर्न जनरेट करने के लिए, तो बीटा वो अनुमान लगाता है कि कितनी रिस्क वॉलेटिलिटी है पोर्टफोलियो में। और कोई वो म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदने जा रही हूँ क्षितिज, तो मुझे उसका बीटा देखना चाहिए या जो रिस्कोमीटर होता है म्यूचुअल फंड्स में वो देखना चाहिए? देखिए, रिस्कोमीटर और बीटा 2 अलग चीज है यहाँ पे कविता। रिस्कोमीटर बताता है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कितना क्वांटिटी ऑफ रिस्क है। द मोर वो रेट की तरफ जाता रहता है, जैसे स्मॉल कैप में आपका रिस्क पैरामीटर या सेक्टोरल फंड में बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि एक सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं या फिर आप स्मॉल कैप कंपनीज पे इन्वेस्ट करते हैं। वही आप लिक्विड फंड की तरफ चले जाते हैं तो रिस्क को बिल्कुल कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है पर कम हो जाता है। वो आपका एक अंडरलाइन सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिस्क बताता है, जो रिस्कोमीटर होता है कि इस सिक्योरिटी में आपने जो पैसा लगा रखा है वो कितनी रिस्की है, चाहे वो डेट सिक्योरिटीज है या इक्विटी सिक्योरिटीज है, वो कितनी रिस्क आपके पोर्टफोलियो को दे सकती है, वो पैरामीटर बताता है। जब आप बीटा की बात करते हैं, बीटा ये बताता है कि विज़ इंडेक्स फंड मैनेजर ने या पोर्टफोलियो ने कितना रिस्क लिया है रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो ज्यादातर वो फंड तो कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं। मान लीजिए उनका बीटा कम है, मैं आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बताता हूं जहां पे मान लीजिए 0.7 का बीटा है और उसने 2% का अल्फा जनरेट किया है, तो वो एक परफेक्ट मैरिज है बीटा और अल्फा की। अगर मान लीजिए बीटा किसी का 1.4 है और उसने 1% का ही आउट परफॉर्मेंस दिया है, तो आप वो आउट परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं विज़ इंडेक्स, पर आप रिस्क कितना ज्यादा ले रहे हैं, आप 40% ज्यादा रिस्क ले रहे हैं विज़ इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग परफॉर्मेंस। कम रिस्क के साथ अगर आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कम बीटा के साथ अगर आप ज्यादा अल्फा लेके आ रहे हैं, वो ही सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये सारे डेटा पॉइंट्स फैक्ट शीट्स में अवेलेबल हैं कविता, एंड कोई भी इनको अच्छे से देख सकता है। तो
तो मुझे उदाहरण के तौर पे समझाइए अल्फा और बीटा को हम कैसे पढ़ें। अगर मेरा जो बीटा है वो 1 से अधिक है तो वो ज़्यादा जोखिम वाला होगा फंड या स्टॉक? बिल्कुल सही कहा आपने, जिसका बीटा 1 से ज्यादा का है, 1 का मतलब है कि आपका बीटा और इंडेक्स जो आपका कंपैरेटिव इंडेक्स है उसका बीटा सेम है। अगर 1 से ज्यादा बीटा है, मान लीजिए कि उस पोर्टफोलियो में जोखिम ज्यादा है, अब रिटर्न आ नहीं रहा, आ रहा वो तो बात की बात है, पर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं उस पोर्टफोलियो में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, विज़ जिसका बीटा कम है उसमें रिस्क कम है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि बीटा कम वाले स्टॉक्स आउट परफॉर्म नहीं करते हैं। कई कई तरह से देखा गया है, जो बहुत बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होते हैं, नॉट कि बैलेंस फंड की बात कर रहा हूँ, बैलेंस पोर्टफोलियो होते हैं और अच्छे से कार्व्ड आउट पोर्टफोलियो होते हैं, उसमें रिस्क भी कम होता है और अल्फा भी ज्यादा होता है। तो वही तो एक क्या बोलूं मैं, फंड मैनेजर की खासियत है कि कम रिस्क लेके एक क्लाइंट के पोर्टफोलियो में कम रिस्क लेके एक बेटर रिटर्न निकालना। सो कम से कम बीटा, मान लीजिए 1 से कम बीटा और ज्यादा से ज्यादा अल्फा, यही एक परफेक्ट मैरिज है। कई बार परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होती है, पर उसके बदले में आपको ये जरूर देखना चाहिए कि उस परफॉर्मेंस को लाने के लिए क्या फंड मैनेजर बहुत ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा है। तो वो पैरामीटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा और बीटा को डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिया है लेकिन अब फंड का चुनाव करना है तो कैसे करना चाहिए? सो देखिए, एक चीज है, आप जब इसको पहले लेते हैं कि जैसे हम कोई अपना कोर पोर्टफोलियो बना रहे हैं जहां हमने लार्ज कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप या एक मिड और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिया है विद अ सेक्टर एलोकेशन। तो उस पोर्टफोलियो में हमें ये देखना है कि दैट जो पोर्टफोलियो हमारा कोर पोर्टफोलियो में लार्ज और लार्ज कैपिश पोर्टफोलियो है, मल्टी कैप पोर्टफोलियो है, क्या उसमें बीटा कम है नहीं है 1 से। बिकॉज उस पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्क लेने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी बहुत हाई एंड अच्छे स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है विज़ इंडेक्स। सो अगर उसमें बीटा कम है, जो आपका 60-70% का पोर्टफोलियो है, तो आप उस पोर्टफोलियो को जरूर लीजिए, बिकॉज कम बीटा लेके आप बेटर रिटर्न्स निकाल सकते हैं। जहाँ स्मॉल और मिड कैप आ जाता है, तो या फिर जो सेक्टोरल बैक बाइस आ जाता है, आप सेक्टोरल फंड्स में जा रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी या बैंकिंग फंड में जा रहे हैं, वहां पे आप कंपैरिजन कीजिए विद अदर फंड कैटेगरी, कि अदर फंड्स, जो फंड आप लेने की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे फंड ने, उसी कैटेगरी के फंड ने क्या इससे कम बीटा लेके बेटर रिटर्न या सिमिलर रिटर्न या उसके आसपास का रिटर्न जनरेट की है। अगर ऐसा है तो आप वो फंड का चुनाव करें जहां पे रिस्क कम हो आपके एग्रेसिव, क्योंकि ऑलरेडी आप जब आप स्मॉल कैप, मिड कैप और सेक्टोरल बेट ले रहे हैं तो आप एग्रेसिव बेट्स ले रहे हैं। उसमें भी अगर आप हाई बीटा फंड्स ले रहे हैं तो दैट मीन सेक्टोरल बेट के अंदर भी आप हाई बीटा फंड्स ले रहे हैं, हाई रिस्क ले रहे हैं, तो वो एक ठीक चीज नहीं है। तो वहां पे आप कम बीटा के फंड्स सिलेक्ट करें एंड विज़ कंपैरेटिव एनालिसिस में देखें कि कौन से ऐसे फंड है जो कम बीटा के साथ बेटर और सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल पा रहे हैं। ये तो यहाँ पर बेहद टेक्निकल टर्म्स को हमने जितना आसान हो सके आपको समझाने की कोशिश की है। अल्फा और बीटा, आप अपने निवेश में इनको कैसे समझ सकते हैं और कैसे इनको समझने के बाद इनका फ़ायदा अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मनी मंत्रा में। अब हम रुक करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की ओर और सबसे पहला सवाल यहाँ पर मैं लेना चाहती हूँ क्षितिज। अक्षय का सवाल है और ये कह रहे हैं कि इन्हें 1 साल के लिए 10 लाख रुपए निवेश करने हैं और पूछ रहे हैं किस तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं। बहुत बड़ी रकम है और समय इनके पास केवल 1 साल का है। 1 साल के लिए बाजार में तो निवेश नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? इक्विटी मार्केट्स में कम से कम कोई अगर आना चाहता है तो कम से कम 3 से 5 साल का, 3 साल भी कम बोल रहा हूँ, 5 साल की अवधि कम से कम उसके पास होनी चाहिए। बिकॉज वैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई है, और चाहे ऑल टाइम हाई हो या लो, 1 साल बहुत छोटा टाइम होता है। क्योंकि ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ आपके शो पे कविता, कि इक्विटी मार्केट में रिटर्न जो बनता है वो अंडरलाइन जो कंपनीज के बिजनेस अच्छा करते हैं उसके ऊपर रिटर्न बनता है। वो हो सकता है बिजनेस अच्छा करते रहे, पर कई बार प्राइस जो है स्टॉक के ऊपर वो कई चीजों पर से डिपेंड करता है, जैसे कोविड आ गया या कोई पॉलिटिकल सिनेरियो कंट्री में हो गया या कोई वॉर सिचुएशन हो गई या कोई नेशनल कैलेमिटी हो गई या इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, करेंसी डेप्रिशिएट हो गया, मेनी थिंग्स। सो 1 साल बहुत छोटा टाइम फ्रेम है जहां पे आपका नोशनल लॉस उस वैल्यू पे 20-30-40% भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग एक्चुअल लॉस बट नोशनल लॉस। सो इक्विटी बिल्कुल भी पर्याप्त सोल्यूशन नहीं है इस चीज के लिए। सही सोल्यूशन जो है वो है डेट भी नहीं है, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म डेट करते तो एक तो आपको टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, 3 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। दूसरा, कल को यील्ड मूवमेंट के कारण आपको वहां पे भी नेगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं अगर कल को इंटरेस्ट रेट ऊपर होते हैं। तो आपके पास 2 ही विकल्प बचते हैं। एक है आपके पास
आर्बिट्राज फंड और दूसरा आपके पास अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जहां पे ऑन एन एवरेज 4% आज की डेट में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में 4 से 4.5% रिटर्न आ रहा है, आर्बिट्राज में लगभग 5% आ रहा है। और उसमें भी मैं आर्बिट्राज के लिए थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रहूंगा इन दोनों विकल्पों में, बिकॉज आर्बिट्राज का जो फंड का जो टैक्सेशन है वो इक्विटी जैसा है। तो अगर आप 1 साल के बाद निकलते हैं तो उसमें 10% ही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लगता है, जो भी आपका रिटर्न जनरेट होता है। तो अगर 5% पे आपका मान लीजिए 5% रिटर्न आता भी है, तो आपका पोस्ट टैक्स 4.5% मिलता है, जो आज की डेट में कोई अगर बहुत हाई टैक्स ब्रैकेट में है तो एफडी में पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है वो 3.5-4% से ज्यादा नहीं आ रहा है। तो उस विज़ दैट कम से कम 75 बिप्स से 100 बिप्स ज्यादा है। और आर्बिट्राज में कल को वॉलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण रिटर्न बढ़ भी सकता है आपका। तो ये दो विकल्प आप चुन सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म एलोकेशन के लिए। और अगर आप कोशिश करें और अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्सन है 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट विकल्प नहीं है, इसको मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म पार्किंग। पार्किंग फिर एक साथ ही हो जानी चाहिए 10 लाख की। आपने यहाँ पे शायद कुछ नाम भी दिए हैं, आईसीआईसीआई का प्रो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म भी आप रेकमेंड कर रहे हैं, और आर्बिट्राज में आपने कोटक, टाटा, आईसीआईसीआई और निप्पॉन आर्बिट्राज फंड भी रेकमेंड किया है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि 10 लाख रुपए एक साथ डाल दें, अब एक ही साल का समय है, किस्तों में भी कैसे डालें फिर? इन फंड्स में तो आप एक साथ डाल सकते हैं, इसमें कोई स्टार्टअप करने की जरूरत ही नहीं होती है, आप एक साथ डाल दीजिए। बट अगेन कविता, अगर इनको 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म, अगर 1 साल इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो अगर ये लंबा कर सकते हैं तो ये जो 4% की हम बात कर रहे हैं, ये ब्रैकेट अगर 3-4 साल की सोच सकते हैं तो ये 8-9% पहुंच सकती है बैलेंस एडवांटेज फंड्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल केशव का होगा, और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स शामिल किए हुए हैं। एक्सिस ब्लू चिप है इनके पास, निप्पॉन इंडिया का फार्मा फंड है, निप्पॉन इंडिया का गिल्ड सिक्योरिटीज़ फंड भी है, और ये कह रहे हैं कि 1400 रुपये ये निवेश कर रहे हैं अलग अलग फंड्स में। और पोर्टफोलियो किस लिहाज से बनाया है पता नहीं, लेकिन फंड कंस्ट्रक्शन के लिहाज से पोर्टफोलियो कैसा है, और मुझे भी समझना है कि आखिर जानकारी अब बहुत है नहीं हमारे पास असल में, लेकिन डेट और इक्विटी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। तो मिक्स हालांकि बहुत ही अटपटा सा है, इसको मेरे ख्याल से सुधारना पड़ेगा थोड़ा। क्षितिज, सिप कर रहे हैं तो गिल्ड फंड में सिप करने की जरूरत नहीं है कविता। हाँ, बिकॉज सिप कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू होगा इनका। इस गिल्ड फंड में ना सिप करके लॉन्ग टर्म 3-4 अच्छे मल्टी कैप या फोकस फंड ले सकते हैं, जिसमें कोटक और एसबीआई फोकस ले सकते हैं, डीएसपी फ्लेक्स कैप ले सकते हैं। शामिल करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, बिल्कुल करना चाहिए इनको। हाँ। और दूसरा ये है कि गोल डिफाइन करें। हम हमेशा आपके शो में मैंने देखा हमेशा ये है कि गोल स्पेसिफिक चले और गोल डिफाइन करें, बिकॉज बिना गोल के कहीं नहीं पहुंचेंगे। पर 4000 की सिप कर रहे हैं इफ नॉट रॉन्ग, 4000 की मंथली सिप कर रहे हैं इफ नॉट रॉन्ग। और ये 4000 की सिप गोल डिफाइन करते हुए अगर लेट्स से आज इनके पास कैपिटल फ्लो नहीं है और लॉन्ग टर्म में करते रहते हैं और इसमें इंक्रीमेंट करते रहते हैं, एक अच्छा कॉर्पस जुड़ सकता है यहाँ पे। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये था कि गिल्ड फंड को, गिल्ड सिक्योरिटीज फंड को किस तरह के निवेशक जो है पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? गिल्ड फंड में सिप करने की जरूरत नहीं है। गिल्ड फंड आपकी डेट में आप शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका व्यू है 10 साल का, तो आपने 10 ईयर का गिल्ड फंड ले लिया, जिसका रोलिंग जो मैच्योरिटी रहती है वो 10 साल की ही रहती है। और 10 साल के बाद जो भी आज का कूपन आपको कमिट होता है, तो बीच में वॉलेटिलिटी चाहे चलती रहे, पर 10 साल के बाद आपको वो कूपन इवेंचुअली मिल जाता है। अगर आज की डेट में 6% 6.25% का कूपन है, तो 10 साल के बाद आपको वो मिल जाता है। जो लोग एसेट एलोकेशन में डेट को डालते हैं और डेट का जो एलोकेशन है वो 10 साल के लिए वो करना चाहते हैं, वहां पे आज की डेट में गिल्ड फंड अच्छा ऑप्शन है। पर अगेन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि ये बहुत वॉलेटाइल, जैसे इक्विटी मार्केट है वैसे गिल्ड भी बहुत वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि आपने 10 ईयर का पेपर जरूर ले लिया, पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज गिल्ड फंड का 10 साल का 6.5 होता है। और कविता, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर 1% का यील्ड मूवमेंट हो गया जो अपसाइड पे हो गया, तो स्ट्रेट में -6.5% का नेगेटिव रिटर्न इसमें आपका शोकेस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो और वो अगेन नोशनल लॉस है। अगर आप उसकी होल्ड टू मेच्योरिटी, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप डेट में अगर होल्ड टू मेच्योरिटी करते हैं और पूरे 10 साल तक रखते हैं, अगर 10 साल का आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10 साल के पेपर में, तो आपको जो कमिटेड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पक्का मिलता ही मिलता है। यहाँ पर मुझे एक चीज समझनी है,
जी, मुझे एक चीज़ समझनी है कि आपने इनको कहा है कि ये मल्टी कैप फंड भी पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ फोकस फंड, फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप भी रिकमेंड किया है। फ्लेक्सी कैप है तो क्या मल्टी कैप डालना ज़रूरी है? और दो फोकस में से कोई एक फोकस फंड ही शामिल करें? सो मैंने एक्चुअली 4 फंड्स की ऑप्शन दी है, अच्छा, बट आपने अच्छा। बिल्कुल सही कहा कि एक फोकस ले लें या फिर दोनों में से एक फोकस ले लें और एक फ्लेक्सी कैप और लार्जर मिड कैप में से एक फंड ले लें। ये काफ़ी होंगे, है ना? हाँ, हाँ, ऑलरेडी 3 फंड्स हैं, गिल्ड को रहने दें, 2 और हाँ, फंड्स, 5 फंड काफ़ी होंगे। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मनीष का मैं लूँगी क्षितिज। ये पूछ रहे हैं कि 2 लाख के लिए अलग-अलग एफडी अकाउंट खोलना क्या सही है? और क्या एक अकाउंट में यहाँ पर 2 बार ये फिक्स्ड डिपॉज़िट कर सकते हैं या नहीं? सो एफडी में क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड में जैसे आप टॉप अप करते रहते हैं, एफडी में आप टॉप अप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हुँ, आपने आज एफडी कराई तो उसकी मेच्योरिटी फिक्स हो गई। मान लीजिए 3 महीने की कराई, आप कल एफडी कराने गए 3 महीने की कराने गए, पर वो उसका मीटर कल से शुरू हुआ, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हुआ हो। सो आपको एवरी टाइम जब भी आप एफडी करते हैं, आपको सिर्फ एक चेक देना होता है, एफडी आप अपने आप बना देते हैं और आप केवाईसी कंप्लाइंट है ही है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पर हर एफडीआर का अलग नंबर होता है, तो सारा का सारी एफडीज आपके बैंक अकाउंट से लिंक होती है। ऑनलाइन जब आप अपना बैंक अकाउंट देखते हैं, उसमें यू कैन सी ऑल एफडी डिटेल्स। सो उसमें कोई भी इशू नहीं है, आप आराम से अपनी एफडी डिटेल सारी चेक कर सकते हैं। सो पर आपको अकाउंट अलग से खोलना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, आज की डेट में एफडी में रिटर्न्स बहुत कम है, 5.5% भी हायर साइड पर मैं बता रहा हूँ। तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ के कीजिए। म्यूचुअल फंड में, डेट में एज वेल एज इक्विटी में बेटर विकल्प है, जहाँ पे आप 1-2% बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं विद बेटर टैक्स एफिशिएंसी। बिकॉज इन फिक्स्ड इनकम जो आपका टैक्सेशन होता है वो एज ए कैपिटल गेन ट्रीटमेंट होता है कविता। एफडी की तरह इंटरेस्ट इनकम ट्रीट नहीं होता है, और कैपिटल गेन आपका 3 साल के बाद 20% विद टैक्सेशन होता है, तो आपको टैक्स ऑलमोस्ट 9-10% ही लगता है 3 साल के बाद। ऑलराइट, अगला सवाल रवि का होगा और इन्होंने अपने लिए एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। 4,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं हर महीना। 12% के रिटर्न की उम्मीद में इन्होंने 10 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। और क्षितिज, एक्सिस लॉन्ग टर्म है इनके पास, मिरर का टैक्स सेवर है, एक्सिस का मिड कैप है, डीएसपी का मिड कैप है, एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड है और एसबीआई का स्मॉल कैप भी है। और इस पोर्टफोलियो पर 12% के रिटर्न कमाने की कितनी गुंजाइश है, और साथ ही 10 साल के लिए क्या ये पोर्टफोलियो सही है या नहीं है? 2 टैक्स सेवर्स फंड, सबसे पहले तो इस पर आते हैं, क्या एक में रहें कि 2 में रह सकते हैं? एक्चुअली एक काफी रहेगा, दो टैक्स सेवर की जरूरत नहीं है। साथ में इनका अपना 12% अमाउंटिंग का जो टारगेट है, अगर, और देखो मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 4,000 के सिप कर रहे हैं, यंग होंगे, एज बताई नहीं है पर सीम्स लाइक जिस मात्रा से शुरू किया है तो यंग ही होंगे, तो उसमें इक्विटी हाइब्रिड की भी जरूरत नहीं है। देखिए, आप 12% रिटर्न टारगेट कर रहे हैं, इक्विटी हाइब्रिड का जो ब्रैकेट है वो प्री टैक्स 11 से 12 है, तो पोस्ट टैक्स 10 से 11 हो जाएगा आपका। सो मेरा सुझाव है, जैसे मैंने जो पहले 4 फंड बताए हैं उसी में से 2 से 3 फंड, इन 2 फंड्स को एक एक आपका टैक्स सेवर को कम करके और एक आपका इक्विटी हाइब्रिड कम करके, तीन उन्हीं चारों में से कोटक फोकस, एसबीआई फोकस, टाटा लार्ज मिड कैप, बीएसपी फ्लेक्सी कैप, चारों में से 2 या 3 फंड ऐड करें और अपनी 4,000 के सिप कंटिन्यू करें। और जहां तक 12% की बात आ रही है, तो 12% पॉसिबल है इक्विटी मार्केट में, बिकॉज हमारा नॉमिनल जीडीपी उस रेट से ग्रो करेगा और कॉर्पोरेट इंडिया अर्निंग सीम्स टू बी करेगी ग्रो। बट अगर आप इस 4,000 की मात्रा को हर साल 10% से बढ़ाते जाते हैं, मतलब इंक्रीमेंटल सिप करते हैं, तो 20 साल में कोई 18-19 लाख की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कोई 90 to 93 लाख के आसपास का कॉर्पस आपका इकट्ठा हो जाएगा। पर देखिए, अगर वही 4,000 की मात्रा को 10% के हिसाब से आप 30 साल तक बढ़ाते जाते हैं, ईयरली इंक्रीमेंट करते जाते हैं, तो आपका टोटल जो कॉर्पस को इकट्ठा होगा वो 4.5 करोड़ के करीब होगा, जहां पे आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कोई 35 लाख की होगी। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ाते जाते हैं। पहले साल 4,000 की, अगले साल 4400 रुपए की मंथली सिप शुरू करी, उस अगले साल 4800 या 5,000 रुपए की सिप शुरू करी, तो ये आपका एक बहुत बड़ा कॉर्पस, कोई 5-5.5 करोड़ का कॉर्पस
उनसे सागर बनता है, जैसे कि हम कहते हैं जितनी क्षमता हो सके उतनी शुरुआत कीजिए, उसके बाद अपने निवेश को बढ़ाते रहिए। अच्छा, आपके सभी जवाबों में एक चीज़ मैं बहुत कॉमन देख रही हूँ और सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है। आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में डीएसपी फ्लेक्सी कैप को रेकमेंड कर रहे हैं, फोकस कैटेगरी में आप कोटक और एसबीआई को रेकमेंड कर रहे हैं, लार्ज एंड मिड कैप में आप टाटा के फंड को रेकमेंड कर रहे हैं। क्या इसकी परफॉर्मेंस से, इन तमाम फंड्स की परफॉर्मेंस से आप इम्प्रेस्ड हैं? क्या आपको खास बात लगती है इन फंड सिलेक्शंस में? कविता, मैं ना परफॉर्मेंस को आउटपुट मानता हूँ ऑफ फंड फिलोसफी, जिस तरह से फंड परफॉर्म होते हैं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग इन फंड्स को चला रहे हैं, द गाय, जितने भी फंड मैनेजर्स हैं, मेरा उनसे, जब भी मैं उनसे सुनता हूँ, उनके थॉट प्रोसेस को या उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी को समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि दैट इस तरह की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्लाइंट्स के लिए बेटर रहेगी। परफॉर्मेंस जो है वो तो रिजल्ट है जो इनपुट वैल्यू जा रही है फंड मैनेजर या फंड हाउस के द्वारा। इन टर्म्स ऑफ द फंड मैनेजर इनपुट वैल्यू, जिस तरह का पोर्टफोलियो कार्व आउट किया हुआ है, चाहे वो कोटक फोकस है, चाहे वो एसबीआई फोकस है जिसमें 6-7% इंटरनेशनल स्टॉक्स का एक्सपोजर है, चाहे डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड है जो इतने सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, चाहे वो आपका टाटा लार्ज एंड मिड कैप है जो चंद्रप्रकाश पदयार मैनेज करते हैं और आने के बाद से उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो रीबैलेंस करके एक कंसिस्टेंटली अंडरलाइंग अर्निंग्स पे काम की है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम कोई फंड को इवेल्युएट करते हैं, पहले तो ये मेरे पसंदीदा फंड्स हैं, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए जब आप बाय कीजिए, पर मैं इन फंड्स की अंडरलाइंग अर्निंग जो टॉप होल्डिंग्स की है उस पर थोड़ा फोकस करता हूँ कि आने वाले 3 साल में अंडरलाइंग अर्निंग्स इनकी क्या करने वाली है। दूसरा, फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है। तीसरा, फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी कैसी है फंड के साथ। और फिर यस, सब चीजें अपनी जगह पे है, रिटर्न्स किस तरह के रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है इन फंड्स के थ्रू। देखिए ना, फ्लेक्सी कैप में मैंने आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आपका फंड मैनेजर कैन गो एनीवेयर, लार्ज कैप, मिड कैप, मिड कैप। फोकस में बहुत फोकस होकर 25-30 स्टॉक लेके काम करेगा। लार्ज एंड मिड कैप में मैंने बोला कि दैट एज पर सेबी 35% तो लार्ज और मिड कैप में रहेगा ही रहेगा। तो तीनों तरह के फंड्स दे दिए हैं और वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं जब आप ऐसे पोर्टफोलियोज काम आउट करते हैं। चलिए, फिर से लौटते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की ओर। और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश क्या करना सही होगा? कुशाल दर्शक हैं हमारे, 2009 से इस एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर रहे हैं और फंड बदलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी सलाह पूछ रहे हैं। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, अगर आप बैलेंस एडवांटेज के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये एक्चुअल में उसका नाम बैलेंस एडवांटेज है, पर वो बैलेंस फंड की तरह काम कर रहा है। उसमें इक्विटी एलोकेशन एज ऑन डेट 70-72% है। अगर बैलेंस फंड कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो फंड ठीक है, पर अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप आदित्य बिरला बैलेंस एडवांटेज फंड या एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड या आईसीआईसीआई बैफ, तो इन कैटेगरी के फंड्स आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी फंड चूज कर सकते हैं। बट बैफ कैटेगरी में अगर आप देख रहे हैं तो एचडीएफसी बैफ इज नॉट अ ट्रू बैफ। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ आज के शो को यहीं समाप्त करना होगा। क्षितिज, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज उनको सुझाने के लिए। और मुझे भी इसी के साथ मनी मंत्रा में इजाज़त दें, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए निवेश